अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सवालिया निशान को आप लोग ने बहुत पसंद किया और इसी तरीके से मैं बोगा सीरीज़ का एक नावल इब्न सफ़ी का पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है ये नावल भी आप लोगों को पसंद आएगा। पेश खिदमत है इब्न सफ़ी का नावल, बोगा सीरीज़ का है और जज़ीरों की रूह, इमरान सीरीज़। राना पैलेस की फ़िज़ा इन दिनों सिर्फ इस एतबार से पुरसुकून थी कि कई दिनों से इधर इमरान का गुज़र नहीं हुआ था। रॉबर्टो और लेज़ी यहीं मुक़ीम थे। इनकी शादी हो चुकी थी और जोसेफ दिन रात इनके ताल्लुक़ात पर तनक़ीद करता रहता था। इसके सामने अपने दिल हला देने वाले ख्वाब दोहराता, वो भी इस अंदाज़ में जैसे वो शादी इन दोनों के लिए किसी बहुत बड़ी बदनसीबी को दावत देने वाली हो। रॉबर्टो तो खैर हंस कर टाल देता था, लेकिन लेज़ी लड़ने खड़ी हो जाती थी। आज भी वो जोसेफ से लड़ झगड़ कर अपनी ख्वाबगाह में गई थी। हुआ यह था कि वो रॉबर्टो की जराबों में रफूक कर रही थी। इस वक्त इसे 2-3 छींकें आ गईं। जोसेफ भी करीब ही मौजूद था। इसने सीटी बजाने के ऐसे अंदाज में अपने होंठ सुकड़े थे और फिर बोला था, तुम तबाही लाओगी अपने शोहर पर। क्यों? लेज़ी ने हैरत से पूछा। रमीगाशी तुम्हारी नाक में अपनी दुम हिलाता है, मगर तुम औरतों में इतनी ताप कहाँ कि अपनी छींकें रोक सको। ख्वाह शोहर को मुर्दा ख्वार गीत क्यों ना नोच खाएं। क्या बक रहे हो? शोहर का कोई काम करते वक्त छींक रोक का करो। तुम मुझसे बेतुकी बकवास क्यों करते हो? लेज़ी झल्ला गई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि क्रिश्चियन होकर ऐसे लगवा एतक़ाद रखते हो। अच्छा तो देख ही लेना। होली फादर जोशो अभी इन आसमानी बलाओं से डरते थे जो सूरज गुरूब होते ही अंधेरों को पुकारने लगती हैं। दोनों में काफ़ी देर बहस होती रही। फिर लेज़ी ने सोने के लिए चली गई थी। अब 1:30 बजने वाले थे, लेकिन जोसेफ अभी तक जाग रहा था। रात में वो उमूमन कम ही सोता था। 2 बजे तक तो बोतलों से शगल होता रहता। इसके बाद भी अगर वाकई नींद आई तो सो गया, वरना पलंग से बैठ लगाना भी गवारा नहीं करता। आज की शराब का कोटा 1:30 बजे ख़त्म हो गया था, इसलिए अब वो हाथ पर हाथ रख के बैठा सोच रहा था कि आखिर एक बोतल कहाँ गई। इसे शुबा था कि इसकी एक बोतल कहीं गायब हो गई है, लेकिन वो इस सिलसिले में मुलाजिमिन से पूछ-गुछ नहीं कर सका था, क्योंकि इसे बात बढ़ जाने का धड़का हमेशा लगा रहता था, जिस पर इमरान की बासफरस से यकीनी तौर पर 2-4 होना पड़ता। वो बस इसी से डरता था और इस कमज़ोरी की बिना पर बाज़ औक़ात मामूली खिदमतगार भी इस पर चौड़ दौड़ते थे। 1:30 बजे जब आखिरी ख़तरा भी ख़त्म हो गया तो बाहर निकला। इसका मामूल था कि जब तक जागता रहता एक आधा बार निकल कर इमारत के चक्कर ज़रूर लगाता था, और जब सोने का इरादा होता तब तो बाहर का जायज़ा लिए बगैर ख्वाबगाह का रुख ही नहीं करता था। इस वक्त भी आदत के मुताबिक ही बाहर निकला था। पोर्च का बल्ब रोशन करने के बाद वो नीचे उतरा और इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कंपाउंड के किसी गोशे से चौकीदार के खकारने की आवाज़ आई और ज़मीन पर लाठी के होल बजने लगे, मगर जोसेफ ने इसकी तरफ ध्यान भी ना दिया, क्योंकि इसे जो चीज़ नज़र आई थी वो इसकी गुमशुदा शराब की बोतल थी। वो चंद लम्हे आंखें फाड़े इसे घूरता रहा, फिर इतनी एहतियात से इसकी तरफ बढ़ने लगा जैसे वो कदमों की आहट से भड़क कर किसी तरफ को भाग निकलेगी। करीब पहुंचकर झपटा भी इस अंदाज में मारा था गोया किसी को कबूतरबाज ने अपने झंड के साथ उड़ा आने वाले किसी अजनबी कबूतर पर हाथ चलाया हो। बोतल खाली नहीं थी, बल्कि इसकी दानश में तो शायद खोली ही नहीं गई थी। अगर वो शराब की बोतल ना होती तब तो गालिबन वो ये ज़रूर सोचता कि आखिर इसका यहाँ क्या काम, लेकिन वो तो बस शराब की बोतल थी, ज़मीन से उगी हो या आसमान से टपकी हो, इसमें शराब थी। और शराब इसलिए होती है कि इसे पिया जाए।
پھر ایسی صورت میں جب غیر متوقع طور پر ہاتھ آئی ہو، جوزف جیسے لوگ اس کے شان و نزول پر بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کر سکتے۔ وہ برآمدی کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا، بڑی احتیاط سے بوتل کھولی اور اسے ہونٹوں پہ دبا کر جو چسکی لی ہے تو چوتھائی بوتل ایک ہی بار حلق سے اتر گیا، مگر نہ جانے کیوں اسے یہ چوتھائی بوتل ایسی لگی جیسے کسی بیرل کے سوراخ میں منہ لگا کر اس کے تلچھٹ تک چوس گیا ہو۔ آنکھیں پھترا سی گئیں اور دوران خون ان پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ واہ بھائی واہ، وہ بھری آواز میں بڑبڑایا، کھوپڑی پر بچھو نے ڈنک مار دیا ہے کیا؟ پھر وہ بوتل کو بلب کی سمت اٹھا کر بچی ہوئی 3/4 شراب کا جائزہ لینے لگا۔ تم پہلے تو اتنی تیز نہیں تھی کپٹو، اس نے بائیں آنکھ دبا کر کہا۔ یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کھوپڑی پر پھن مار رہی ہو؟ وہ ہونٹوں کو دائرے کی شکل میں لا کر ہنسا اور ہنسی کے اختتام پر سیٹی کی سی آواز نکلی۔ چوکیدار لاٹھی پٹکتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے للچائی نظروں سے شراب کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھتا؟ جوزف ہاتھ ہلا کر غراتا ہوا بولا۔ بھاگ جاؤ، سردی ہے صاحب۔ چوکیدار نے دانت کٹکھٹایا اور بوتل کی طرف دیکھتا ہی رہا۔ جوزف کا نشہ اتنی ہی سی دیر میں اتنا تیز ہو گیا کہ اسے 1 کے 4 چوکیدار نظر آنے لگے۔ اس کا دل اس وقت رحم کے جذبے سے سرشار ہو رہا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ چوکیدار کو 2-4 گھونٹ ضرور دے دے گا، لیکن یہ چاروں تو پوری بوتل صاف کر جائیں گے۔ وہ انگلی اٹھا کر انہیں گننے لگا، لیکن دشواری یہ پیش آئی کہ کبھی وہ 4 تیزی سے ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے اور کبھی پھر 4 نظر آنے لگتے۔ دفتر اس نے جھلجھلا کر کہا، تم سب الگ الگ رہو۔ کون صاحب؟ چوکیدار بوکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تم صاحب، یہاں تو میرے علیحدہ کوئی نہیں ہے، چوکیدار نے سہم کر کہا۔ جوزف کو اس کے جھوٹ پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے بوتل تیسری سیڑھی پر رکھ دی اور مٹی بھینچ کر کراٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس بدتمیز چوکیدار کو ضرور پیٹے گا جو اتنی ڈھیڈائی سے اس بات کی تردید کر رہا ہے۔ چوکیدار اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے تو جوزف کی مسکراہٹ بھی خوفناک معلوم ہوا کرتی تھی۔ چاہ جائے کہ وہ اس پر مکہ تان کر دوڑے۔ جوزف لڑکھڑایا اور ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے ناچ رہے تھے۔ بجلی کی روشنی کے باوجود بھی اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے برف کی طرح ٹھنڈے فرش سے اپنی پیشانی چپکا دی اور پھر نہ اٹھ سکا۔ چوکیدار کو جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ جوزف ہوش میں نہیں ہے تو اس نے بوتل اٹھا کر شراب کی مقدار کا اندازہ کیا اور سوچنے لگا کہ اگر وہ 2-3 لمبے گھونٹ لے کر بچی ہوئی شراب میں اتنا ہی پانی ملا دے تو جوزف کے فرشتے بھی اس چوری کا پتہ نہیں لگا سکیں گے۔ چوکیدار نے پہلے کبھی اسے اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے آج درجنوں بوتلیں چڑھا گیا ہو۔ وہ بھی سیڑھی پر بیٹھ گیا، بوتل اٹھائی، کاک کھولا اور ہونٹوں میں دبا کر ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور پھر صرف 3 ہی گھونٹوں نے اسے بھی تارے دکھا دیے۔ اس نے سوچا شراب تیز ہے، اس لیے چوتھے گھونٹ کی ہمت نہ کرنی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسے بھی جوزفی کی طرح ڈھیر ہو جانا پڑے۔ وہ اس لیے اٹھا تھا کہ نل سے بوتل میں تھوڑا پانی ڈال کر مقدار پوری کر دے، لیکن 2-4 ہی قدم چل کر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک رابرٹو کے کمرے میں چیخیں گونجنے لگیں جن کی آواز میں ملازمین تک نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ وہ سرونٹ کوارٹر میں سوئے پڑے تھے۔ لیزی رابرٹو کی برابری والے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ اس کی چیخیں سن کر جاگی اور بوکھلائی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کی خوابگاہ کے دروازے پر رک کر اسے آوازیں دیں اور پھر بھرپور قوت سے دروازہ پیٹنے لگی۔ ہاں ٹھہرو، اندر سے بھرائی ہوئی سی آواز آئی، لیکن اس سے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ رابرٹو ہی کی آواز تھی یا کسی اور کی۔ وہ جوزف کے کمرے کی طرف دوڑی، لیکن اس کا دروازہ کھلا ہوا ملا اور جوزف بھی اندر موجود نہیں تھا۔ پھر اب کیا کرے؟ اس کے اوزان بجا تھے، وہ سوچ سکتی تھی۔ صرف جوزف ہی اندر سوتا تھا۔ ملازمین کوارٹروں میں سوتے تھے، لیکن کیا اس وقت اندھیرے میں وہاں تک
दौड़ जाना मुनासिब होगा, मगर जोसेफ कहाँ है? वो सतत दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये भी खुला ही हुआ मिला, लेकिन पोर्च में अंधेरा था। वो दीवार से लगकर खड़ी हो गई। अब इसके जहन में बहुत ज़्यादा खौफ मुसल्लत हो गया था। दफ्तर अंदर से किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा और वो उछल पड़ी। इस बार भी आवाज़ नहीं पहचान सकी थी, लेकिन दौड़ती चली गई, क्योंकि ये आवाज़ रॉबर्टो ही की थी। इसने इसे अपने कमरे के सामने खड़े देखा। ओह लिज़ी, तुम कहाँ थी? वो बुरी तरह हाँफ रहा था। तुम ओ खुदा का शुक्र है, तुम क्यों चीखे थे? मैं नौकरों को देखने गई थी। जोसेफ गायब है, क्या हुआ? ठहरो बताता हूँ। वो दीवार से लगकर शायद अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। लेसी इसे इसी तरह देख रही थी जैसे इसके जिस्म पर चोट के निशानात तलाश कर रही हो। बोलो ना डियर, मुझे डर लग रहा है, इसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। बोखा, रॉबर्टो ने आवाज़ को साफ किया। क्या? लेजी खौफजदा अंदाज में इसके बाजू से लिपट गई। डरो नहीं, मैंने इसे मार डाला। क्या कह रहे हो? लेजी चीख पड़ी। आओ। वो इसका हाथ पकड़कर अपनी ख्वाबगाह में लाया। ये देखो। वो लेजी बेसाख्ता हंस पड़ी। मैं समझी शायद तुमने डैडी को मार डाला। फिर वो झुककर इस मुर्दा सांप को देखने लगी जो फर्श पर पड़ा हुआ था। इस रंग का सांप मैंने आज तक नहीं देखा, इसने कुछ देर बाद सर उठाकर कहा। सांप गहरे सुर्ख रंग का था और इसकी लंबाई 1.5 से ज़्यादा नहीं थी। मुझे हैरत है लेजी कि तुम अपने बाप के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती। ये भी नहीं जानती कि वो मौत का हरकारा बोगा की अलामत है। मगर मैंने इनके पास सांप कभी नहीं देखे थे। ये यहाँ आया कैसे? इस रोशनदान के अलावा और कहीं से नहीं फेंका जा सकता। रॉबर्टो ने छत के करीब वाले रोशनदान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझ पर फेंका गया था। अगर मेरी आँख न खुल गई होती तो शायद मैं फिर कभी बेदारी नसीब न होती। तुम पर ही गिरा था। हाँ, लेकिन मेरी मौत नहीं आई थी। आंखें खोलने से पहले ही मैंने इसे झटक दिया था। वो और लेजी, मगर जोसेफ, तुम कह रही थी कि जोसेफ कहीं गायब हो गया। सादा दरवाज़ा खुला पड़ा है। रॉबर्टो ने घड़ी की तरफ देखा और फिर मस्तरबाना अंदाज में बोला। ओह, ये तो इसके जागते ही रहने का वक़्त है। वो कहाँ गया? तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकल गया और लेजी इस सांप को देखने लगी। वो अपने बाप बोगा के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती थी, मगर रॉबर्टो दफ्तन फफ्तन इसे इसके बारे में ऐसी बातें बताता कि इसका दिल दहल जाता। वो बोगा को इतना भयानक और पुरस्कार आदमी नहीं समझती थी। रॉबर्टो अक्सर कहता, बोगा इन दोनों को ज़िंदगी नहीं छोड़ेगा। बोगा इन दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो भी इससे बहुत ज़्यादा खाइफ था। मगर ये सांप, तो क्या बोगा भी यही है? इसे इस पर यकीन न आ सका। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बोगा इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ आएगा। मगर ये काम तो अपने इन गुर्गों से भी ले सकता था, जो रॉबर्टो ही के बयान के मुताबिक सारी दुनिया में फैले हुए थे। ऐसी सूरत में इसे क्या ज़रूरत हो सकती कि वो खुद इतने ज़रा से कामों के लिए इधर उधर दौड़ता फिरे? नहीं, बोगा बज़ात खुद यहाँ इस मुल्क में नहीं हो सकता। वो सोचती ही रही और इसका खौफज़दा दिल तेज़ रफ्तार से धड़कता रहा। इसने कदमों की आहट सुनी और चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। आने वाला रॉबर्टो ही था। वो पोर्च में बेहोश पड़ा है। इसने कहा। इससे थोड़े फासले पर चौकीदार, मैं नौकरों को जगह आया हूँ, वो इन्हें उठा रहे हैं। लेजी, अब हम सुबह सही मानों में खैर हटाओ नहीं कहो, हम ख़तरे में हैं। लेजी, तुम्हारा बाप रहम के जज्बात से अक्सर खाली है। वो अपनी औलाद पर भी रहम नहीं कर सकता। मैं मौत से नहीं डरती। अगर वो जालिम है तो मैं भी इसकी बेटी हूँ। मेरी खुदसरी इसके आगे नहीं झुक सकती। कुछ देर तक खामोशी रही और फिर एकाएक लेजी इसके सीने से लगकर सिसकियाँ लेने लगी। राबी, अगर इसने तुम्हें डस लिया होता तो क्या होता? ओ छी! वो इसका शाना थपथपा बोला। तुम रो रही हो? मैं भी मौत से नहीं डरता है नहीं। मेरा तो जी भर गया है बोगा के गंदे बिजनेस से। शरीफों की तरह घरेलू ज़िंदगी बसर करने के ख्वाब देख रहा था। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि इटली की हुकूमत रॉबर्टो को 40 आदमियों के कत्ल के जुर्म में माखूज़ कर चुकी है। मेरे सीने में अभी वो दिल मुर्दा नहीं हुआ। मैं एक बार फिर आग और खून से खेल सकता हूँ। वो ठहरो, मैं इमरान को इसकी इत्तला दे दूँ। वो लेजी को एक आराम कुर्सी में डालकर कमरे से चला गया।
لیزی اپنے آنسو خشک کر رہی تھی۔ رابرٹو کی واپسی تک وہ پھر خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی۔ رابرٹو نے 2 گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی برانڈی اونڈیلی اور گلاس لیزی کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، آج کی رات بڑی سرد ہے، یہ عمران کیا کر لے گا؟ لیزی نے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ بظاہر رابرٹو مسکرایا۔ وہ ایک پرلے سرے کا گاوی آدمی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات یہی دل چاہتا ہے کہ اس کے کان پکڑ لوں، یہی دل چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کان پکڑ لوں۔ میں ایسے آدمیوں کو پسند نہیں کرتی جو لحظ بہ لحظ بدلتے رہتے ہوں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ہاں، کسی حد تک تم اس کی زبان کو ضرور الزام دے سکتی ہو۔ سچ پوچھو تو اس کے معاملے میں عجب حال ہے، کبھی میں اسے پسند کرتی ہوں اور کبھی اسے شدت سے نفرت کرنے لگتی ہوں کہ شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ ایسا آدمی ہے، رابرٹو نے ہنس کر کہا۔ آج کل تو وہ ہر وقت کاندھے پر ایئر گن لٹکائے رکھتا ہے، بس اس کی یہی حماقتیں گراں گزرتی ہے۔ رابرٹو کچھ نہ بولا۔ وہ اس حادثے کے متعلق سوچ رہا تھا جو جوزف کی بے ہوشی اس کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ شراب اس کی بے ہوشی کی وجہ بنی ہوگی، کیونکہ وہ بلانوش تھا۔ پھر چوکیدار کی بے ہوشی، گو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، لیکن اس کے یہاں جوزف کے قریب رابرٹو کو نہ تو کوئی بوتل ہی ملی اور نہ گلاس۔ وہ سوچتا رہا۔ اس درمیان میں ملازموں کی آوازیں بھی عمارت میں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ شاید جوزف اور اس کے چوکیدار کو اندر لائے تھے۔ رابرٹو اٹھا اور اس کے ساتھ لیزی بھی اٹھ گئی۔ وہ دونوں جوزف کے کمرے میں آئے۔ وہ اب بھی بے ہوش تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسے کوئی خواب آور چیز دی گئی ہے، رابرٹو نے کہا۔ یہ ضروری تھا کیونکہ یہ رات گئے تک جاگتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا بیدار رہنا ان کے ارادوں میں خارج ہوتا۔ تو کیا وہ کہہ رہے ہوں گے رابی؟ خدا جانے۔ رابرٹو نے شانوں کو جنبش دی اور سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالنے لگا۔ وہ کسی گہری سوچ میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگائی، 2-3 گھرے کش لیے، پھر مستربانہ انداز میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ تم کیا سوچ رہے ہو رابی؟ لیزی نے اسے ٹوکا۔ وہ دیکھو، وہ ٹہلتے ٹہلتے رک کر بولا، یہ سانپ اسی لیے پھینکا گیا تھا کہ ڈس لے۔ اور کیا؟ لیزی کا اندازہ استفہامیہ تھا۔ لیکن اس نے مجھے نہیں ڈسا۔ تم جلد جاگ گئے تھے، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رابرٹو نے کہا، یہ خونخوار بوغا کی علامت ہے۔ ساری دنیا میں اس کے سانپ بوغا کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے نہیں ڈسا۔ بوغا مجھے زندہ دیکھنا چاہتا، ہر ایک یہی کہے گا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیزی کہ کیا یہی ایک طریقہ ہو سکتا تھا اس روشن دان سے جو سانپ پھینک سکتا ہے؟ کیا وہ فائر نہ کر سکتا؟ یقین جانو اگر اس نے کسی بے آواز ریوالور سے فائر کیا ہوتا تو اس وقت اس بستر پر میری لاش ہی نظر آتی۔ کیوں بیتو کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری خواہش یہی تھی؟ لیزی جھنجھلا گئی۔ نہیں، مجھے اس پر حیرت ہے، بوغا کا نشان آج تک خطا نہیں ہوا۔ وہ ایسے کچے کام نہیں کرتا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مقصد محض دہشت زدہ کرنا تھا، کیونکہ یہ کوئی مقصد ہی نہ ہوا۔ پھر سانپ کیوں؟ وہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میرے خدا، وہ آہستہ سے بڑبڑا، یہ تو کیا؟ پھر لیزی نے اسے تیزی سے باہر جاتے دیکھا۔ لیزی بھی جھپٹی۔ وہ لائبریری میں آیا تھا جہاں فون رہتا تھا۔ اس نے کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ہلو ہلو کہتا رہا۔ کئی بار اس ڈسکنیکٹ کر کے نمبر ڈائل کیے، لیکن شاید دوسری طرف سے جواب ہی نہیں مل رہا تھا۔ آخر اس نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لی اور اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ کیا بات ہے رابی؟ مجھے تو بتاؤ۔ عمران شاید وہاں سے چل پڑا ہے، رابرٹو مستربانہ انداز میں بولا۔ وہ اب میں کیا کروں؟ تم نے اسے پہلے تو اطلاع دے دی تھی۔ ہاں، غلطی کی تھی۔ کیوں؟ یہ جال اسی کے لیے بچھایا گیا ہے۔ میرے خدا، اب وہ قتل کر دیا جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں ہو یا نہیں؟ لیزی نے اس کا شاہانہ پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جال اسی کے لیے پھیلایا گیا ہے، مجھ پر سانپ پھینکا جائے، پھر اس کی اطلاع عمران کو دوں اور عمران یہاں دوڑ آئے۔ آج تک کوئی بھی بوغا کو للکارنے کی ہمت نہیں کر سکا ہے۔ یہ عمران ہی تھا جو اس کی قید سے نکل آیا۔ دیکھو لیزی، اگر میں اس کا ساتھ نہ دیتا تب بھی وہ بوغا کی قید میں زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے مکلانس کے سر کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ سنگی جیسے آدمی کو اسی میں عافیت نظر آئی تھی کہ اسے بھتیجا کہہ کر اپنی جان بچائے۔
लिहाजा बोगा से ऐसी हिमाकत नहीं सरजर्द हो सकती कि इसे खुली हुई छूट दे दी जाए। मगर इमरान, हाँ, वो आज कई दिनों से अपने फ्लैट में नहीं है, लेकिन शहर ही में कहीं है। जोसेफ भी इसकी चाय क़याम से वाकिफ़ नहीं है। वैसे वो रोज़ ही मुझसे फ़ोन पर गुफ्तगू करता रहता है। इस वक्त भी जाग कर इसी ने ही मेरी कॉल रिसीव की थी, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिल रहा। इसका मतलब यही हो सकता है कि वो चल पड़ा है। मेरे खुदा, रॉबर्टो करा कर बैठ गया। फिर बोला, लिज़ी डार्लिंग, बोतल यहीं उठा लाओ, तुम फिर बहुत पीने लगे हो। लिज़ी ने बुरा सा मुँह बनाया। अच्छा, रहने दो, मैं सिर्फ थकान दूर करना चाहता था। लिज़ी कुछ कहने वाली थी कि एक आदमी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ, लेकिन इसका चेहरा और कोट का कॉलर और फ्लैट हेड झुकी फ्लैट हेड की ओर में था। रॉबर्टो न सिर्फ उछलकर खड़ा हो गया था, बल्कि लिज़ी इसके हाथ में रिवाल्वर भी देखा। मैं दोस्त हूँ, आने वाले ने कहा, और लिज़ी बौखला गई क्योंकि आवाज़ बिल्कुल रॉबर्टो की सी थी, और रॉबर्टो ने भी पलकें झपकाई। लिज़ी ने अजनबी को कॉलर गिराते और फ्लैट हेड को गोशा ऊपर उठाते देखा। दूसरी लय में वो लड़खड़ाती हुई दीवार से जा लगी, क्योंकि आने वाले को वो दूसरा रॉबर्टो ही कहा जा सकता था। क्या मैं तुम्हें गोली मार दूँ? रॉबर्टो ने भराई हुई आवाज़ में कहा। ऐसी हिमाकत भी ना करना, इसके हमशक्ल ने जवाब दिया। मेरा हाथ जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर पर है, अंगली ट्रिगर पर, और रिवॉल्वर लिज़ी की तरफ है। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन लिज़ी भी नहीं जिंदा ना मिलेगी। क्या समझे? तुम कौन हो? कह चुका हूँ कि दोस्त, हमशक्ल ने जवाब दिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। मुझे तुम्हारी जगह लेनी है, और लिज़ी की जगह लेने वाली तुम्हारे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही है। क्या मतलब? तुम दोनों को इसी वक्त सफ़र पर रवाना होना है जिसका तज़किरा तुमसे इमरान ने किया था। ओह, मगर मैं लिज़ी को साथ नहीं ले जाना चाहता, रॉबर्टो ने कहा। राबी, लिज़ी ने आंखें निकाली। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम तना नहीं जा सकते। मैं हर हाल में साथ चलूँगी। ओह, रॉबर्टो का हमशक्ल बोला। इमरान जानता था वो नहीं चाहता कि इस किस्म की कोई दुश्वारी पैदा हो, इसलिए तुम दोनों साथ ही जाओगे। इमरान कहाँ है? रॉबर्टो ने पूछा। मैं नहीं जानता, हमशक्ल ने जवाब दिया। हमें जो हुक्म मिला इस पर अमल कर रहे हैं। वक्त ना ज़ाया करो, चलो इस कमरे में जहाँ मेकअप का सामान है। रॉबर्टो ने रिवॉल्वर जेब में रख लिया और अपने कमरे की तरफ चलने लगा। वो अपने हमशक्ल के बयान की तस्दीक करना चाहता था, लेकिन इसे मायूसी ही हुई। वहाँ सचमुच लड़की की हमशक्ल मौजूद थी। बस अब इस कमरे की तरफ चलो, तुम दोनों, हमशक्ल ने कहा। क्या हम मेकअप में जाएंगे? रॉबर्टो ने पूछा। ख़तई तौर पर, वरना हम तुम्हारी जगह कैसे ले सकेंगे? हमशक्ल बोला। स्कीम यह है कि बोगा के आदमी यहाँ हमारी निगरानी करते रह जाएं और तुम बोगा की तलाश में निकल जाओ। रॉबर्टो ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन वो सोच रहा था कि इसी वक्त ये प्रोग्राम भी क्यों बन गया। वो इस कमरे में आए जहाँ मेकअप का सामान रहता था। हमशक्ल ने इन दोनों की शक्लें तब्दील की और इन्हें मामूली किस्म के लिबास पहनाए जो मगरबी तर्ज के नहीं थे। बस अब तुम दोनों बाहर जाओ, इसने कहा। फाटक से बाएं जानिब चलकर तुम तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर सियाह रंग की एक वैन खड़ी पाओगे। पिछले दरवाज़ा खुला मिलेगा। खामोशी से बैठकर दरवाज़ा बंद कर लेना। मगर हमें जाना कहाँ होगा? रॉबर्टो ने पूछा। मैं नहीं जानता। हम में से कोई भी इससे ज़्यादा नहीं जानता जितना जानना चाहिए, हमशक्ल ने कहा। अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रॉबर्टो ने लिज़ी की तरफ देखा। तुम क्यों खामोखा बहस तकरार कर रहे हो? लिज़ी बोली। मैं ये सोच रहा हूँ कि इमरान ने खुद ही मुझसे फ़ोन पर गुफ्तगू क्यों नहीं की। इसकी क्या ज़रूरत थी कि इस तरह इस वक्त सफ़र का प्रोग्राम बनता। तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो रॉबर्टो, हमशक्ल ने गुस्सैले लहजे में कहा, और लिज़ी रॉबर्टो का बाजू पकड़कर इसे दरवाजे की तरफ धकेलने लगी। कंपाउंड में अंधेरा था। फाटक के करीब पहुंचकर वो एक बार फिर इमारत की तरफ मुड़े। वो अब भी तारीकी थी। जैसे ही सियाह रंग की वैन हरकत में आई, इमरान ने एक ठंडी सांस ली और सफरी ट्रांसपोर्टर को मुंह के करीब लाकर आहिस्ता आहिस्ता बोला। बेगल हैंटर पक्षी राइट डिंकी एप्पल रूबी नाना टाइन अंधेरे में था, और इसके पुष्प पर एक कोठी की दीवार थी। ट्रांसमीटर को कंधे से लटकाए हुए बैग में डालकर एक तरफ चलने लगा। थोड़ी देर बाद रोशनी में था। थोड़ी देर बाद वो रोशनी में था और इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे वो नशे में हो। इस वक्त वो मेकअप में था
और वाज़ेह खत्ते से कोई ताज़ा सिया मालूम होता था। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो टैक्सियों के अड्डे पर पहुंचा और एक ऊँघते हुए ड्राइवर के शाने पर हाथ रखकर बोला, रोशन क्लब। टैक्सी इसे नाइट क्लब तक लाई। इसके कदम अब भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन किसी ने इसकी तरफ तवज्जो न दी। वो एक मेज़ की तरफ बढ़ता रहा जो खाली नहीं थी, मगर इस पर सिर्फ एक ही आदमी था और ये सफदर था। ये भी मेकअप में ही था। इमरान चंद में बैठा टांगें हिलाता रहा, फिर सफदर की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। वहम ही था ना? सफदर की मुस्कुराहट तंजिया थी। हाँ, और अगर मैं राना पैलेस के फाटक में कदम भी रखता तो मेरे जिस्म में कई सुराख हो जाते। ओ तो फिर आपने क्या किया? खामोशी से तमाशा देखता रहा और अब सोच रहा हूँ कि 2 और 2 3.5 क्यों नहीं होते, जबकि 1 और 1 3 हो जाते हैं। रॉबर्टो लेज़ी हाथ से गए, लेकिन अगर तुम इस वक्त भी राना पैलेस में दाखिल होने की हिम्मत करो तो वो वहाँ मौजूद मिलेंगे। मैं नहीं समझ सका इमरान साहब, अकल का अंधा हूँ। सफदर झल्ला गया। अकल के बहरे हो गए? दिखाई तो देता है तुम्हें। खैर, वहाँ तो बोगा जब भी चाहता लेज़ी और रॉबर्टो का खात्मा कर देता, लेकिन वो तो मेरी ताक में था। शायद वो यही चाहता था कि हम तीनों साथ मरें, इसलिए इसके आदमियों ने इस वक्त ये ड्रामा स्टेज कराया। रॉबर्टो इसे बोगा की अलामत की हैसियत से पहचान कर मुझे फ़ोन पर इतला दिए और मैं राना पैलेस तक दौड़ता चला जाऊं और बोगा के आदमी मुझे हलाक कर दें या पकड़ लें तो वो इंतज़ार करेंगे आपका, शायद क़यामत तक। इमरान सर हिला कर बोला, लेकिन इसका क्या मतलब कि दोनों ले जाए भी गए और राना पैलेस में भी मौजूद हैं? मतलब है कि अगर मैं इन्हें मिल गया होता तो तीनों का जो हशर भी होता था साथ ही होता, लेकिन जब मुझे पहुंचने में देर हुई तो वो समझ गए कि मैं इनके इरादे भांप गया हूं, इसलिए उन्होंने एक नकली रॉबर्टो तैयार किया और एक नकली लेज़ा। दोनों राना पैलेस में गए और थोड़ी देर बाद एक मर्द और एक औरत पैलेस से बाहर आए। इनके वज़े ख़त नौकरों की सी थी, लेकिन वो अपनी चाल से पहचाने जा सकते थे। वो लेज़ी और रॉबर्टो के अलावा कोई नहीं हो सकते, मुझे यकीन है। बहरहाल वहाँ से इन्हें एक सियाह रंग की वैन कहीं ले गई और आपने इन्हें जाने दिया। सफदर ने हैरत से कहा, परवाह ना करो, खावर और चौहान इनके पीछे गए थे। अगर इन्हें इनकी ज़िंदगियां खतरे में नज़र आएँ तो वो जहन्नुम का दाना खोल देंगे। फिर अब क्या स्कीम है? अब इसका खदशा नहीं रहा कि वो मुझे देखते ही गोली मार देंगे। सुबह देखा जाएगा। लेकिन इन दोनों ने इन्हें किस बहाने से बाहर भेजा होगा? सफदर को सोचता हुआ बड़बड़ा, वो इन्होंने ये वार मेरी ही आड़ में किया होगा। हो सकता है कहा हो कि मैंने ही इन्हें भेजा है और अब इनकी हिफाजत इसी सूरत में हो सकेगी कि वो इन्हें वहाँ छोड़कर बाहर चले जाएं। ठीक है, वो आप ही के कहने पर इमारत के हद से बाहर कदम निकाल सकते थे। इमरान थोड़ी देर को सोचता रहा, फिर बोला, ये भी मुमकिन है कि वो इन्हें बोगा के पास पकड़ ले जाए और फिर क्या सूरत होगी? खबीस की सूरत होगी, फिटकार बरसेगी हमारे चेहरों पर। पता नहीं ये कमबख्त जोसेफ कैसे ढेर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट्स इसका आगे समाप्त फरमाइए। पहला पार्ट्स है, दूसरा पार्ट्स